आज के क्लास में हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का, वो है पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन का पृष्ठ का मतलब सभी को पता है कि इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। और कोई पदार्थ हो तो उसके पृष्ठ के बारे में हम लोग को जानकारी इसमें इस चैप्टर में लेना है। मान लो कि एक यहाँ पर क्यूबिकल एक पदार्थ है। ये जो क्यूबिकल पदार्थ है, तो जो इसका पृष्ठ होता है, ये पृष्ठ किस प्रकार से वर्क करता है, इसका पृष्ठ के बारे में हम लोग को जानना है कि ये किस प्रकार का विक्रिया को दर्शाता है, क्या इसमें रासायनिक कोई परिवर्तन देखने को मिलता है इसके पृष्ठ में। तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करना है। बेसिकली होता क्या है, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ की चर्चा कर लेते हैं कि जो दुनिया में जो कोई भी पदार्थ जो होता है, तो अगर हम लोग कोई पदार्थ का बात करते हैं, मान लेते हैं कि अगर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई पदार्थ है, इस कंटेनर में कोई पदार्थ भरा हुआ है, तो अगर हम बात करते हैं इसके पृष्ठीय द्रव पर, अगर ये पृष्ठीय जो कण होगा, इसका जो पृष्ठ के ऊपर यहाँ पर जो कण रहेगा, तो जो इसके पृष्ठ के ऊपर यहाँ पे कण रहेगा, वो कण क्या होता है। अब देखो, अंदर वाला कण और पृष्ठ के कण में क्या अंतर होता है। तो जो ये अंदर वाला कण होता है ना, तो इसके बीच का, इस पर जो बल लगता है, तो ये चारों तरफ से संतुलित होता है, इसलिए इसके आसपास में चारों तरफ से क्या होता है, दूसरा कण होता है। इस पर जो लगने वाला जो बल होता है वो संतुलित अवस्था में रहता है, वो संतुलित अवस्था में रहता है। कहने का मतलब सिंपल एक मतलब यहाँ पर है कि अगर ये कण अंदर का है, पृष्ठ के ऊपर का नहीं होके ये पदार्थ के अंदर का कोई कण है, तो इसके चारों तरफ जो कण होता है, इसके जो चारों तरफ जो कण होता है, इसके चारों तरफ जो कण होता है, ये चारों तरफ कणों से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, जिसके कारण इस पर जो लगने वाला जो बल होता है, ये कार्यकारी बल जो बल होता है, चारों तरफ समान मात्रा में रहता है। तो ये संतुलित अवस्था में रहता है। ये क्या रहता है, तो ये संतुलित अवस्था में रहता है, ये संतुलन की अवस्था में रहता है। लेकिन अगर हम लोग पृष्ठ वाला बात करेंगे, मान लो कि ये जो कण है ये पृष्ठ पर का कण है, तो ये जब ये पृष्ठ पर का कण होगा तो इसके चारों तरफ से कण नहीं रहता है, इसका सिर्फ नीचे और साइड से कण रहता है। ये ऊपर से क्या रहता है, खुला हुआ रहता है, तो ऊपर से इस पर कोई बल नहीं लगता है। ये साइड वाला कण से बल इस पर अनुभव करता है, लेकिन ये ऊपर से कोई बल अनुभव नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऊपर इसके कोई कण नहीं होता है, तो ये इधर क्या रहता है, फ्री रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा अवस्था में रहता है, तो ये असंतुलित अवस्था में रहता है। तो ये जो कण होता है ये असंतुलित अवस्था में रहता है। इसी के कारण हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये दो बातें समझ में आया कि जब कोई पदार्थ का अंदर का कण होता है तो उसके चारों तरफ से बराबर कार्यशील बल काम करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो कण क्या होता है, संतुलन की अवस्था में रहता है। लेकिन जब कोई सतह वाला कण होता है, तो वो असंतुलन की अवस्था में रहता है, इसलिए उसके चारों तरफ से बल बराबर नहीं लगता है, जिसके कारण वो असंतुलन की अवस्था में रहता है। तो इसमें एक गुण भरा रहता है, ये आकर्षित करने की क्षमता ऊपर से। इसीलिए क्या देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं। जब भी कोई पृष्ठ का बात करते हैं तो उसके ऊपर क्या देखने को मिलता है, कोई धूल कण आकर क्या हो जाता है, जम जाता है, चिपक जाता है। इससे क्या हो जाता है, धूल कण आकर इस पर चिपक जाता है सतह पर। तो इसका कारण क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला कण होता है ना, ऊपर वाला कण क्या करता है, आकर्षित कर लेता है और अपने ऊपर क्या करता है, किसी भी दूसरे पदार्थ को अपने ऊपर चिपका लेता है। तो ये पृष्ठ सतह का हम लोग को गुण देखने को मिलता है। इसी चैप्टर में हम लोग पृष्ठीय सरफेस हम लोग रसायन पढ़ना है, इसमें रासायनिक क्या क्या गुण देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये इस बात को समझना है, जब कोई सतह पर, अगर कोई सतह है, मान लो कि यही सतह है, और इस सतह पर जब कोई कण आकर चिपकना शुरू कर देता है, जब इसके सतह पर कोई कण आकर चिपकना शुरू कर देता है, बहुत सारे कण इस पर आकर क्या होने लगेगा, चिपकने लगेगा। तो जो ये देखते हैं धूल कण किसी चीज़ पर आकर चिपक जाता है ना, तो उसी प्रकार से ये हम लोग बोल सकते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। इस पर आकर क्या होता है, कोई पदार्थ आकर चिपकने लगता है। तो जो ये पदार्थ आकर चिपक रहा है, इसको हम लोग जो सतह पर आकर चिपक जाता है, इस घटना को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं अधिशोषण। क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। तो किसी पदार्थ पर कोई पदार्थ आकर उसके सतह पर, सिर्फ सतह पर ही रहेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ सतह पर रहेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। अंदर को हम लोग अधिशोषण नहीं कहेंगे, सिर्फ सतह पर आकर उसका क्या हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं,
अधिशोषण कहते हैं। ठीक, तो पृष्ठीय सरफेस में सबसे पहले अधिशोषण शब्द के बारे में जानकारी होना चाहिए कि अधिशोषण क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेना है सभी को। चैप्टर 5 है पृष्ठीय रसायन, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। ये चैप्टर 12 चैप्टर है। ठीक, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, इससे क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा इस चैप्टर का, सबसे पहला हेडिंग डालना है अधिशोषण। अधिशोषण, अधिशोषण जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक, इसको अधिशोषण। अधिशोषण किसको कहते हैं, तो अभी हम थोड़ा देर पहले ही बता दिए कि जब एक ठोस पदार्थ या कोई भी पदार्थ एक दूसरे ठोस या द्रव के अणुओं पर क्या होता है, उसके सतह पर जाकर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। तो इस डिफिनेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। डिफिनेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है सभी को, कि ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले, या तो कोई द्रव हो सकता है या गैस का अणु हो सकता है, ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसके ऊपर चिपक जाता है, उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण। सिर्फ सतह का बात हो रहा है, उसके अंदर का नहीं। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये अधिशोषण का घटना वैसा घटना होता है कि जो सिर्फ सतह पर आकर चिपकता है और उसके अंदर जाकर नहीं। ठीक है, अब तो एक दो टर्म यहाँ पे और भी समझेंगे। अधिशोषण का मतलब समझ में आ गया। अभी यहाँ पर एक और टर्म आएगा जिसको हम लोग कहेंगे अधिशोषित प्रवस्था, जिसको हम लोग कहेंगे अधिशोषित प्रवस्था। अधिशोषित प्रवस्था, अधिशोषित प्रवस्था, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्ब्ड फेज। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एडजॉर्ब्ड फेज। ADSORBED, एडजॉर्ब्ड फेज। ठीक है, ये क्या होता है, तो ठोस पदार्थ पर चिपकने वाला पदार्थ जो चिपकेगा उसको हम लोग अधिशोषित प्रवस्था कहेंगे। जो चिपकेगा उसको हम लोग अधिशोषित प्रवस्था कहेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो कि आकर एक सतह है, इस सतह के ऊपर जो आगे पदार्थ, जैसे धूल कण हो गया, तो धूल कण किसी मान लो कि किसी टेबल पर आकर चिपक गया, तो जब धूल कण किसी टेबल पे आकर चिपक जाता है, जो धूल कण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषित प्रवस्था कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषित प्रवस्था कहते हैं। लेकिन जो जिस सतह पे आकर चिपका, तो किस पर, टेबल पे आकर चिपका है, उस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, तो अधिशोषक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। तो सबसे पहले अधिशोषित प्रवस्था के बारे में लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो इसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। ठीक, इसको यहाँ से लेके कि चिपकने वाले पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषित प्रवस्था कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है अधिशोषक। नेक्स्ट लिखना है क्या, तो अधिशोषक। अधिशोषक, तो जिसके ऊपर आकर चिपकता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। तो ठोस पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण की घटना होती है उसी को क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। तो ये हेडिंग डाल के अधिशोषक को अगर इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे तो इंग्लिश में भी लिख लेना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। इसको हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। इसको डिफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। ठोस पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण की घटना होती है उसे अधिशोषक कहते हैं। तो ये सब टर्म्स थोड़ा ध्यान में रखना है। अधिशोषण, जब एक ठोस पदार्थ किसी गैस या एक ठोस पदार्थ के ऊपर कोई गैस या कोई द्रव आके उस पर चिपक जाता है, तो उस चिपकने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। और जो पदार्थ आके चिपकता है उसको हम लोग अधिशोषित प्रवस्था कहते हैं, और जिसके ऊपर चिपकता है उस पदार्थ को हम लोग अधिशोषक कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल पर हम उतना चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक दो हम चर्चा कर लेते हैं। अगर चारकोल का बात करते हैं तो चारकोल का चूर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। चारकोल का चूर्ण, चारकोल किसको कहते हैं, जो कोयला होता है। ठीक, उसका चूर्ण मतलब क्या होता है, उसका बुकनी लेना है और किसमें, एक बिलियन में डुबाना है। और बिलियन कैसा है, तो मेथिलीन ब्लू का बिलियन है। मेथिलीन का एक बिलियन है, जो कलर इसका कैसा है, तो ब्लू है। कलर कैसा है इसका, तो ब्लू कलर का है। ये इसका कलर कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें हम
चारकोल का चूर्ण डालते हैं, जैसे इसमें हम चारकोल का चूर्ण डालते हैं, चारकोल का चूर्ण डालेंगे अंदर में, चारकोल का जब जो चूर्ण होगा इसमें डालेंगे तो डालते ही इसका कलर जो हो जाता है, इसका कलर कैसा बदल जाता है, तो इसका रंग फीका हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, जैसे ही चारकोल का इसमें चूर्ण डालते हैं तो इसका कलर जैसे कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है। मतलब पहले तो ब्लू दिखता था लेकिन अब फीका हो गया, ठीक, मतलब इसका कलरहीन होना शुरू हो जाता है। अब इसका कारण क्या होता है कि जो इसमें कलर होता है वो क्या करता है, जो इसमें हम कण डाले हैं ये कण क्या करता है, अपने ऊपर चिपका लेता है। ये कण क्या करता है, तो उस कलर को अपने ऊपर क्या करता है, अधिशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिशोषण कर लेता है। तो अपने ऊपर इस कलर को अधिशोषण कर लेता है, जिसके कारण इसका विलयन का कलर क्या हो जाता है, कलरहीन होने लगता है। मतलब ये क्या होने लगता है, फीका कलर होने लगता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये किस कारण से हो पाता है, तो ये अधिशोषण के कारण ही हो पाता है। तो ये अधिशोषण के कारण ही हो पाता है, इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो, एक टर्म हम लोग पहले से भी सुनते आ रहे हैं, अवशोषण। तो अधिशोषण और शोषण में अंतर होता है। अधिशोषण और अवशोषण में क्या होता है, तो अंतर होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अधिशोषण अगर अवशोषण का बात करेंगे तो उसमें अंतर होता है, ठीक। अधिशोषण जो होता है और अवशोषण होता है तो उसमें अंतर देखने को मिलता है। और किस प्रकार का अंतर होता है इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग ऐसा देखने को मिलता है कि अवशोषण का अगर बात करें, किसका, अवशोषण, अगर अवशोषण का बात करेंगे तो ये हम लोग अभी अवशोषण यहाँ पर लिखे हैं, अभी जो हम लोग पढ़े वो क्या था, तो वो था अधिशोषण। वो क्या था, तो वो था अधिशोषण। अभी जो हम लोग यहाँ पर पढ़े वो क्या था, तो अधिशोषण था। ये दोनों में अंतर होता है। अधिशोषण जो होता है, जो किसी पदार्थ को अपने सतह पर ही क्या करता है, सिर्फ अपने सतह पर ही चिपकाता है। लेकिन अवशोषण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को अपने सतह के अंदर भी क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, उसके अंदर भी चला जाता है, तो उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। तो जो पहले से जानते हैं कि ये पदार्थ के पूरे अंदर तक जाकर क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। लेकिन सिर्फ अगर सतह पे फैलता है, सिर्फ सतह पर चिपकता है, तो उसको हम लोग अधिशोषण कहते हैं। यही दोनों में अंतर, बेसिक अंतर होता है। तो अगर अवशोषण का डिफिनेशन का बात करेंगे तो अवशोषण का डिफिनेशन लिख लेना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्प्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्जर्प्शन कहते हैं, इसको एडजॉर्प्शन कहते थे। ए डी था, यहाँ पर ए बी था, ठीक। और इसका डिफिनेशन पूरा यहाँ तक लिख लेना है। तो वही चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सतह पे नहीं चिपकता है, बल्कि उसके ठोस पिंड के अंदर तक प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है, उसके ठोस पिंड के अंदर तक प्रवेश कर जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब शोषण के बारे में दिया हुआ है कि शोषण क्या होता है। तो शोषण बेसिकली यहाँ पे दिया है, कभी कभी अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है। तो कभी कभी ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा, अवशोषण का भी प्रक्रिया और अधिशोषण का भी प्रक्रिया, दोनों के दोनों क्या देखने को मिलता है, तो साथ साथ होने लगता है। फिर से याद रखना है कि अधिशोषण का मतलब होता है सिर्फ सतह पर चिपकना, और अवशोषण का मतलब होता है उसके पूरे पिंड, उसके पूरे सतह के अंदर जाकर मिल जाना, तो उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। पूरे उसके सतह के अंदर, पूरा उसके अंदर तक जाके फैल जाता है, तो उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं, ठीक है। दोनों प्रक्रिया कभी कभी साथ में देखने को मिलता है, और इनमें विभेद करना संभव नहीं हो पाता है। हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं, उसमें अंतर हम लोग स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इनमें अधिशोषित पदार्थ अवशोषक पिंड के एक रूप से विपरीत हो जाता है, फिर भी ठोस की सतह पर पिंड की तुलना में पदार्थ का सांधन अधिक रहता है। ऐसे प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। तो शोषण किसको कहते हैं, जब दोनों प्रक्रिया साथ साथ हो, अधिशोषण भी और अवशोषण भी। ये प्रक्रिया बेसिकली कैसे पता चलता है, तो अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो, तो ये प्रक्रिया कैसे पता चलता है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मान ले कि ये क्या है, ये गोला है,
ये गोलाकार आकृति है, इसके अंदर बहुत सारे कण ऐसे भरा हुआ है। तो ये जो है अधिशोषक है। अधिशोषित परावस्था का बात करेंगे जो इसके सतह पर या इसके अंदर जाके चिपकेगा, इसके सतह पर या इसके अंदर जाके चिपकेगा। तो होता क्या है, मान लो जो सतह पर कभी कभी क्या देखने को मिलता है, जो ये सतह होगा ना, तो सतह पर घनत्व इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। सतह पर इसका घनत्व क्या होगा, तो सतह पर इसका घनत्व ज़्यादा होगा। और यही जो हम लोग देख रहे हैं, और इसका जो अंदर में होगा उसमें कम होगा। सतह पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अंदर में क्या होगा, कम होगा। तो अगर अंदर में गया है, इसका मतलब ये क्या है, अवशोषण का घटना है। अवशोषण का घटना है, अंदर में गया है मतलब क्या, अवशोषण का घटना है, और सतह पर भी है। तो देखो, जो अवशोषण होता है तो सतह पर और अंदर सब जगह बराबर मात्रा में जाता है। जो अवशोषण होता है सतह पर और अंदर सब जगह क्या होगा, बराबर मात्रा में जाता है। लेकिन यहाँ पर केस क्या बन रहा है कि अंदर में कम गया है और सतह पे ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे एक और घटना हो चुका है, और कौन सा घटना हुआ है, तो अधिशोषण का घटना हुआ है। कौन सा घटना हुआ है, अधिशोषण का। अगर ये सब जगह बराबर मात्रा में गया रहता अंदर बाहर, तब हम लोग बोलते हैं सिर्फ अवशोषण हुआ है। या सिर्फ सतह पे रहता तब हम लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ अधिशोषण हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि सतह पर ज़्यादा यहाँ पर कणों की संख्या है और अंदर में कम कण गया है। इसका मतलब दोनों घटना हुआ है, अवशोषण भी और अधिशोषण भी। और जब दोनों घटना होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग शोषण कहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। इसमें लिख लेना है, शोषण में हम बोल देते हैं जब अधिशोषण और अवशोषण, जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो, तो ऐसी प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। ऐसे प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। ठीक है। अब कुछ विशेषताएं दिया जा रहा है किसका, अधिशोषण का। किसका विशेषता है, अधिशोषण का। हम लोग अधिशोषण के विशेषताएं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अधिशोषण की घटना में क्या क्या देखने को मिलता है, और इसको डिटेल जो भी है उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा विशेषताएं देख लेते हैं, इसको डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कि यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है और अति शीघ्र संपन्न होती है। ये अपने आप होने वाला प्रक्रिया है, और क्या होता है, बहुत जल्दी ये होता है। यह अधिशोषक पृष्ठ के आसपास तक ही सीमित रहता है। इस बात को ध्यान में रखना, जब भी अधिशोषक का क्रिया होता है हमेशा सिर्फ पृष्ठ के आसपास ही होता है, उसके अंदर तक नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, तो पृष्ठ के आसपास तक ही होता है, उसके अंदर तक नहीं होता है। इसके फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा को, जिसको हम डेल जी से दिखाते हैं, मुक्त ऊर्जा घटती है। जब ये घटना होता है तो उसका मुक्त ऊर्जा क्या होता है, घटता है। साम्य अवस्था में मुक्त ऊर्जा ह्रास होकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब साम्य अवस्था स्थिति आता है तो उसके समय मुक्त ऊर्जा का मान 0 हो जाता है, घटते घटते। इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें एंट्रोपी भी घटता है। जो एंट्रोपी होता है उसका भी मान क्या होता है, घटता है। यह प्रक्रिया हमेशा कैसा होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। तो यह प्रक्रिया हमेशा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेना है अधिशोषण की विशेषताएं। अधिशोषण के विशेषताएं में कम से कम 3 लिख लिया जाए, सही रहेगा। कम से कम 3 लिखी, नहीं 3 नहीं, 1 2 3, ये 4 नंबर छोड़ दे और 5 लिख लेना है। मतलब 1 नंबर इसको देकर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर देकर 4 लिख लेना है। और ये भी याद रखना है कि ये कैसा अभिक्रिया देखने को मिलता है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसमें देखने को हम लोग को मिलता है। तो इसमें हम लोग को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देखने को मिलता है। अब अधिशोषण का प्रकार का बात करेंगे। अधिशोषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। अधिशोषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा, अधिशोषण के प्रकार में देख सकते हैं कि धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण। तो अगला जो हेडिंग डालना है वो डालना है अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। सबसे पहले इसमें धनात्मक अधिशोषण लिखेंगे। धनात्मक अधिशोषण में क्या दिया हुआ है, इसमें अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं का सांद्र पिंड के सांद्रण की तुलना में अधिक होती है।
तो जो अधिशोषक के पृष्ठ होता है ना, उसके अधिशोषित अणुओं का सांद्रण, जो उसको अधिशोषित हुआ है उसके अणुओं का सांद्रण पिंड के अणुओं के सांद्रण से क्या होता है, अधिक होता है। ऐसा अधिशोषण धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। और ऋणात्मक का बात करेंगे तो कुछ द्रवों के विलयन में पाया गया है कि ठोस पृष्ठ पर अधिशोषित विलय का सांद्रण विलयन के भीतर के सांद्रण की तुलना में कम होती है। ऐसे अधिशोषण को ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। जब विलयन में पाया गया है कि ठोस के पृष्ठ पर, ठोस के जो पृष्ठ होगा उस पर अधिशोषित विलय का सांद्रण विलयन के भीतर सांद्रण की तुलना में कम होती है, ऐसे अधिशोषण को ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। तो बात को यहाँ पर थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा सा इसको हम और क्लियर अच्छे से करेंगे। मान लो कि ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर लिए है, ठीक है, और इसमें एक पदार्थ डाले हुए हैं, और इसमें एक पदार्थ डाले हुए हैं बहुत सारे। मान लो कि ये पदार्थ डाले हुए हैं और इसके ये सतह को हम दर्शा देते हैं। ये इसका एक सतह, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है सतह है, और इसके ऊपर बहुत सारे कण रहेगा, ऑब्वियस कण रहेगा। अब अगर बात करेंगे तो होता क्या है कि इसके सतह पर जो पदार्थ आकर चिपकेगा ना, उसके कणों की संख्या अधिक होगा जो पहले से इसमें कण था। जो पहले से सतह पर इस पदार्थ का जो कण था उससे क्या हो जाएगा, इसका मात्रा अधिक हो जाएगा। जब इसका मात्रा अधिक हो जाएगा, जो आकर चिपक रहा है ना उसका कणों की संख्या अधिक होगा, और जो इसका खुद का कण था सतह पे उसका मात्रा कम रहेगा। तो इस केस में उसका मात्रा कम रहेगा। तो इस केस में जो अधिशोषण होता है वैसे अधिशोषण को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। वैसे अधिशोषण को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। लेकिन ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, ऐसा भी कभी कभी होता है कि अगर ये एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लो कि ये पदार्थ है, ऐसा देखने को मिलता है कि ये सतह इसका दिखा देते हैं, ये इसका सतह है। जो कण है ना, तो कण में क्या देखने को मिलेगा, जो सतह पर कण रहेगा, जो आकर चिपक रहा है उसका मात्रा अंदर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। उस कण का मात्रा इस विलयन में ज़्यादा मात्रा में अंदर में है, लेकिन सतह पर क्या है, कम है। सतह पर क्या है, कम है। जब ऐसा घटना होगा कि सतह पर कम रहेगा और अंदर में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सतह पर कम रहेगा और अंदर में ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे अधिशोषण को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। ऐसे अधिशोषण को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। तब यहाँ से अधिशोषण का प्रकार लिख के इस दोनों को लिख लेना है। धनात्मक अधिशोषण पूरा डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, और ऋणात्मक अधिशोषण भी लिख लेना है। ऋणात्मक अधिशोषण चाहोगे तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें मैथमेटिकल चीज़ नहीं है, इसलिए जितना चीज़ बताया जाता है उतना चीज़ ही बार बार इसको रिवीजन के तौर पर पढ़ते रहना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा, ठीक। इस बात को समझिएगा लोग कि अगर जब तक इस ऐसा टॉपिक जब भी मिलता है कि अगर थ्योरेटिकल चैप्टर है तो उसमें पढ़ना और बार बार उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज हम लोग तुरंत इसको भूल जाएंगे। अब अधिशोषण जो होता है, एक भौतिक अधिशोषण भी देखने को मिलता है और एक रासायनिक अधिशोषण भी देखने को मिलता है। दोनों प्रकार का अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण भी होता है और रासायनिक अधिशोषण भी होता है। दोनों का अंतर क्या होता है उसको एक बार यहाँ पे हम समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो भौतिक अधिशोषण होता है ना, वो अधिशोषित पदार्थ जो उसके सतह पर चिपकता है वो कौन सा बल से चिपकता है, तो अणु वांडर वाल्स बलों से क्या होता है कि जैसे कमजोर बलों द्वारा ये चिपकता है। इसका जो अणु होता है आके जो सतह पर चिपकता है तो वंडर वाल्स बलों के द्वारा इसके सतह पर आके ये चिपकते हैं, ठीक। तो ऐसे अधिशोषण को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण। और इसको आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत अगर रासायनिक जो जब अधिशोषण ऐसा होता है कि वो रासायनिक बंधन द्वारा क्या होता है, जुड़ जाता है, वो रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ जाता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है और हेडिंग के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। तो इसका इंग्लिश का बात करेंगे तो भौतिक अधिशोषण को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन।
फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है भौतिक अधिशोषण हेडिंग डाल के। ठीक, समझ में आ गया है कि ये क्या होता है, बहुत कमजोर बल से जुड़ता है भौतिक अधिशोषण में, वैन डर वाल्स बल के द्वारा जुड़ता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं बेंच पर जो धूल कण लगा हुआ है वो कैसा अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण। कैसा अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण है। लेकिन कुछ सतह ऐसा होता है जिस पर चिपक जाने के बाद फिर से वो वापस हटता नहीं है, जैसे लोहे के सतह पर का होता है जंग जो लग जाता है, तो लोहे के सतह पर जो जंग लग जाता है वो रासायनिक अधिशोषण का है। ऐसा होता है कि जंग अंदर तक लगा हुआ रहता है, अंदर तक नहीं लगाता है, सिर्फ सतह पे लगा हुआ रहता है और उसको खत्म भी नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। इसलिए कोई रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग डालना है वो क्या डालना है, तो रासायनिक अधिशोषण। क्या लिखना है, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण का इंग्लिश में बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन लिख सकते हैं अपने से, केमिकल एडजॉर्प्शन। और उसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। ठीक, केमिकल एडजॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण। दोनों का कुछ ना कुछ क्या होता है, विशेषता भी होता है। रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, अपना एक विशेषता होता है। तो उसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ 2-4 पॉइंट लिख भी लेते हैं। तो भौतिक अधिशोषण की विशेषताएं। अब अगला हेडिंग जो लिखना है, क्या लिखना है, भौतिक अधिशोषण की विशेषताएं। इसमें लिखना है, पहले समझ लेते हैं अधिशोषित और अधिशोषक के, अधिशोषित और अधिशोषक के बीच कमजोर वैन डर वाल्स बल कार्य करता है। देखो, अधिशोषित प्रवस्था जो पढ़े थे ना, तो जो पदार्थ आके चिपकता है उसी को हम लोग अधिशोषित कहते हैं, जिस पर आके चिपकता है उसको हम लोग अधिशोषक कहते हैं। तो दोनों के कणों के बीच में क्या होता है, कमजोर बल लगता है और उस कमजोर बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स बल कार्य करता है। तो इसमें वैन डर वाल्स बल काम करता है, अतः अधिशोषण की मोलर एंथैल्पी का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। इस केस में मोलर एंथैल्पी का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। पहला जो पॉइंट लिखना है, जैसे इसे बोलेंगे तो पहला इसमें जो लिखना है, तीर का निशान देकर भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। अगला जो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय होता है। तो ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। तो यहाँ तक इसको लिख लेना, ज़्यादा इसमें हर एक चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। उत्क्रमणीय का मतलब समझा देते हैं कि फिर से वापस इसको रिवर्स किया जा सकता है। अभी थोड़ा देर पहले ही बता रहे थे कि अगर एक टेबल के ऊपर कोई भी अगर धूल कण जम जाता है तो उसको वापस से अलग किया जा सकता है, तो वापस उस फेज में लाया जा सकता है, तो उसको हम उत्क्रमणीय कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। वही अगर रासायनिक अधिशोषण का बात करेंगे तो उसमें उत्क्रमणीय नहीं होता है, अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग अनुत्क्रमणीय ही कहते हैं। ठीक, उसका उत्क्रमणीय का उल्टा मतलब उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। अब इस बात को बार बार बताया जाए, जो अधिशोषण का घटना होता है वो रासायनिक हो या भौतिक हो, दोनों केस में ये कैसा होता है, तो उसमें क्षेपी होता है। उसमें क्षेपी का मतलब क्या होता है, तो उससे क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, मतलब उसमें से गर्मी बाहर निकलता है। सिर्फ जब वो अभिक्रिया करता है तो उससे क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, तो उसको हम ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। चार नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट एक और चीज में लिख सकते हैं, आसानी से द्रवभूत होने वाले गैस, जो आसानी से द्रवभूत हो जाते हैं, वैसा गैस जो आसानी से द्रवीभूत का मतलब होता है द्रव का रूप ले लेता है। द्रवीभूत का मतलब होता है ये क्या करता है, द्रव का रूप ले लेता है। तो वैसा गैस जो आसानी से द्रव का रूप ले ले, गैसों में अधिशोषण की मात्रा क्या होता है, उसमें अधिक होता है, तो उसमें अधिशोषण का मात्रा अधिक होता है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं अधिशोषण में, कि अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, कहने का मतलब मान लो कि ये
अधिशोषक पदार्थ है, और इसके सतह, ये सतह से ये सतह क्या है, बड़ा है। तो इसमें अधिशोषण ज़्यादा होगा, जिसका क्षेत्रफल, इस सतह का क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है, इसमें अधिशोषण क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, कम होगा। तो इसमें कम होगा, और इसमें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है उसका उतना ही अधिशोषण ज़्यादा होता है। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। अगला पॉइंट भी इसमें लिख लेना है, क्या लिखना है कि यह बहुआण्विक स्तर बनाता है, ये बहुआण्विक स्तर का निर्माण करता है, ये बहुआण्विक स्तर का निर्माण करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सतह होता है, अगर कोई ये सतह है, अगर कोई ये सतह है, तो ये बहुआण्विक स्तर बनाने का मतलब ये है कि इस सतह पर एक स्तर, मान लो कि कण का स्तर आकर इस पर बैठ गया, एक स्तर कण का आकर इस पर चिपक गया, फिर से क्या हो गया कि एक स्तर, एक लेयर बनने के बाद फिर से इसके ऊपर भी दूसरा लेयर भी क्या हो गया, कण का आके चिपक गया। तो ऐसे लेयर बाय लेयर क्या होते जाता है, उस पर चिपकते जाता है, लेयर बाय लेयर उसके ऊपर क्या होते जाता है, चिपकते जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुआण्विक कहते हैं, बहुआण्विक स्तर उसको हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग बहुआण्विक स्तर कहते हैं। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे किसका, तो रासायनिक अधिशोषण की विशेषता है। तो रासायनिक अधिशोषण का अगर बात करेंगे तो इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। इसमें सबसे पहला जो विशेषताएं दिया हुआ है, इसमें अधिशोषण का मोलर एंथैल्पी का मान उच्च होता है। तो ये जो मोलर एंथैल्पी होता है उसका मान अधिक होता है, और उसमें मोलर एंथैल्पी का मान क्या होता था, कम होता था। ठीक, तो अंतर यहाँ याद रखने के लिए, शायद लिखने के लिए माना भी कर दिए थे क्या, तो लिखे हो आप छुड़वा दिए थे। इसमें अधिशोषण में मोलर एंथैल्पी कहाँ लिखा हुआ है, निम्न में होता है, कम होता है। तो ऐड कर सकते हो लोग, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लेना लोग। तो मोलर एंथैल्पी का मान क्या होता है, मोलर एंथैल्पी का मान इसमें कम होता है। कौन, भौतिक अधिशोषण में मोलर एंथैल्पी का मान लिख लो, मोलर एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है या निम्न होता है। अगर हम रासायनिक अधिशोषण का बात करते हैं, इसमें मोलर एंथैल्पी का मान क्या होता है, उच्च होता है, मतलब अधिक होता है। दूसरा ये होता है अनुकर्मणीय, वो उत्कर्मणीय होता था, मतलब वापस लाया जा सकता है, ये वापस फिर से उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि एक बार लोहा के ऊपर जंग लग गया तो उसको खत्म करके फिर वहाँ लोहा नहीं बनाया जा सकता है। इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं यह प्रक्रिया कैसा होता है, अनुकर्मणीय होता है। यह प्रक्रिया कैसा होता है, अनुकर्मणीय होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें उच्च दाब का अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है, जिसका उच्च दाब होगा उसमें अधिशोषण का मात्रा भी क्या होगा, अधिक होगा। अच्छा, ये अधिशोषण जो होता है, यह प्रक्रिया अधिशोषण का गैस के रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं होता ये किसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कोई आप किसी सतह पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये ऐसा नहीं होता। जब रासायनिक हम लोग बात करते हैं तो वो उसके गुण पर डिपेंड करता है, कभी जाकर वैसा होगा। इसको अगला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे। तो उसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट को लिख सकते हैं। इसमें इनमें आणविक स्तर बनाते हैं, इनमें एक ही आणविक स्तर बनता है। कहने का मतलब कि ये है कि अगर ये सतह है तो इसके ऊपर एक ही आणविक स्तर बनेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आकर कोई चिपक गया तो फिर इसके ऊपर भी दूसरा आकर चिपकेगा। ऐसा होने का रीजन भी है। ये क्या होता है कि अभिक्रिया करता है। तो देखो ये जो यहाँ पर ब्लू वाला दिखा रहे, तो ये जो ब्लू वाला है नीचे का सतह कैसा था, ग्रीन था। तो जो ग्रीन वाला था तो ग्रीन के सतह पर आके क्या हो गया, ब्लू वाला चिपक गया। ठीक, ये रासायनिक अभिक्रिया किसके कारण, तो दोनों के गुण के कारण हुआ। लेकिन अब जो मान लो कि ब्लू वाला नया ब्लू आएगा तो इस केस में क्या होगा कि अब इसको ग्रीन तो दिखाई नहीं देगा, और ग्रीन नहीं दिखाई देगा तो ऑब्वियस है कि उसके सतह के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, तो अगला लेयर का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए एक ही लेयर इसमें बनता है। इस बात को ध्यान रखना कि ये एक आणविक स्तर का निर्माण करते हैं, ये एक आणविक स्तर का निर्माण करते हैं। अब देखो ये जो रासायनिक अधिशोषण और जो भौतिक अधिशोषण था, ये एक प्रकार का क्या अंतर ही था, ये एक प्रकार का अंतर ही था। तो फिर से इस अंतर को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऊपर में हम सारा अंतर करके ही लिखवा चुके हैं। ऊपर में उसी प्रकार से ये अंतर को भी ध्यान में रखना है। ये जिसको वो याद नहीं रहेगा यहाँ पर फिर से ये रिपीटेशन करके लिख सकते हो, लेकिन ये बेकार का लिखना हो जाएगा। जिसको लिखना हो लिख सकते हो। ठीक, वही चीज़ें यहाँ पर एक टेबल बना के दे दिया गया जो हम लोग ऊपर में अभी पढ़ेंगे।
आगे जो पढ़ना है अधिशोषण समताप के बारे में पढ़ना है, ठीक। इसको हम लोग नहीं पढ़ने देते इसलिए कि थ्योरी चीज़ें है और लिखने में भी टाइम लगेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं अधिशोषण समताप के बारे में। तो आज के लिए क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।